हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम शुभम। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है यहाँ पर सिंथेसिस। हम आपके पास आज लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस। और सिंथेसिस का अगर हम ग्रीक भाषा में अगर इसका हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है साथ लाना या फिर साथ होना। अगर हम यहाँ पे ग्रामर भाषा में अगर इसको देखें इंग्लिश ग्रामर में तो इसका अर्थ ये होता है कि सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कनेक्टेड होल। मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस होते हैं उनको एक फॉर्म में कनेक्ट करना या उनको कंबाइन करना, उसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस। या अगर सरल भाषा में इसको हम ये कहें तो इसका मतलब ये होता है कि वाक्यों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस। मतलब सेंटेंस को कंबाइन करने की जो प्रोसेस होता है उसे ही बोला जाता है सिंथेसिस। अब सेंटेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज नोन एज सिंथेसिस, ये तो हम जान गए। लेकिन अब उससे पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है हमारा। सेंटेंस अगर हम देखें तो सेंटेंस जो होते हैं, अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखें तो जैसा हम पहले भी आपको बताए थे, एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगर सिंपल सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इसमें आपकी वन फाइनाइट वर्ब होती है। मतलब ये हुआ कि एकदम साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ क्या होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी। एक फाइनाइट वर्ब, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे यहां पर देखिए, ही ईट्स फूड, जैसे ये हो गया। ये भी क्या है, एकदम सिंपल सेंटेंस है जिसमें अगर हम देखें तो एक फाइनाइट वर्ब है और वो क्या है यहाँ पर, ईट्स। या जैसे आप लिख दीजिए, ही इज रीडिंग ए बुक। इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है जिसको में दोनों ही सेंटेंस अगर आप देखें तो दोनों ही सेंटेंस में क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है जिसको अगर हम कहें तो ये मेन वर्ब भी कहलाता है। और जो दूसरा जो यहाँ पे एस लगा है ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है अगर सेंटेंस में हम देखते हैं तो, ठीक है। लेकिन अब सिंपल सेंटेंस एक तो हो गया जिसमें क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब उसके बाद अगर हम देखें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में तो इसमें ये क्या होता है, इसको सेंटेंस या कह सकते हैं कि क्लॉज को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब अगर क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्लॉज को हम जोड़ते हैं उसको देखिए। कंपाउंड सेंटेंस में एक तो आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा आपका होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें से जो ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये भी समझ लीजिए, ये ऐसे कह लीजिए कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इसके दोनों के ही अर्थ आपस में पूर्ण होते हैं। मतलब ये हुआ कि क्लॉज को हम क्या कहते हैं, अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये है उपवाक्य। अब कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का अगर वैसे भी अर्थ देखिए तो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि संयुक्त या संयोजक। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रिंसिपल क्लॉज और होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में मैंने आपको बताया कि एक होता है आपका मेन क्लॉज, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में समान अर्थ देते हैं। मान लीजिए अगर दोनों क्लॉज को हम अलग भी कर देते हैं तो इसके अर्थ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अब इसके एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे यहां पर जैसे देख लीजिए, आई सा ए स्नेक एंड रैन अवे। जैसे एक देखा जाए, आई सा ए स्नेक एंड रैन अवे, यानी मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया था। दोनों में ही देखिए तो ये अगर इसको हम देखें तो ये आपका हम कह सकते हैं इसको प्रिंसिपल क्लॉज,
और अगर इसको कहें तो जो ये वाला हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें अगर मान लीजिए दोनों को ही हम अलग कर देते हैं तो इसके इस वाले का जो वाक्य है या ये वाला जो क्लॉज है इसके अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसीलिए इसे जो है हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज हो और चाहे कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, दोनों ही क्लॉज आपके क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। अब उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होता है, इसमें एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो होता है वो आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसको भी हम यहां पर मेन क्लॉज ही कहते हैं, और जो ये दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये आपका यहां पर अब हम इसको कह सकते हैं क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका मतलब ये हुआ कि इस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसका जो भी अर्थ निकल कर आएगा वह अर्थ कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित रहेगा। या जैसे इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बताया था एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर से एक बार लिख देते हैं हम, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित रहेगा। जैसे अगर इसके उदाहरण हम देखें तो जैसे हो गया देखिए यहाँ पर क्या है, आई हैव अ कैट विच इज वेरी नॉटी। अगर इसमें हम यहाँ पे जो ये वाला वाक्य है, ये वाला जो क्लॉज अगर हम देखें, अगर इसको हम रिमूव कर देंगे या इसको हटाकर हम अलग लिख देंगे तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि कौन नॉटी है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्लॉज है आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं या इसको हटा देते हैं तो उससे जो है आपके क्लॉज पर या कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसीलिए इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है और इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका मतलब ये होता है कि इसका अर्थ जो भी होगा या जो भी अर्थ होगा उसका अर्थ कहीं ना कहीं जो है इससे संबंधित होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ रहेगा, या ऐसा कह लीजिए कि इसका अर्थ जो है इसके बिना पूर्ण नहीं होता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए जैसे वी डू नॉट नो द रीजन व्हाई शी लेफ्ट, यानी हमें वो कारण नहीं पता कि वह मुझे क्यों छोड़कर चली गई, समझ में? तो इसमें भी देखिए वी डू नॉट नो द रीजन, हम वह कारण नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं और कौन सा वो कारण है कि व्हाई शी लेफ्ट, कि वह मुझे क्यों छोड़कर गई। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे व्हाई शी लेफ्ट यानी जो मुझे वो छोड़कर चली गई है उसका कारण हमें नहीं पता है कि वो, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो ये वाला क्लॉज है ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो ये वाला क्लॉज है इसको हम कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर यहाँ पर देखिए, अब सिंथेसिस में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि अगर हम सिंथेसिस कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं, सेंटेंस का कर रहे हैं, तो सेंटेंस का जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सेंटेंस क्या कहलाता है, ठीक। अब सेंटेंस में जैसे हमने आपको बताया था, एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें वन फाइनाइट वर्ब होती है, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज।
जिसको हम अगर कहना चाहें तो दोनों ही जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी उसका जो भी अर्थ होगा उसका अर्थ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। दूसरी चीज, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसको हम कंपाउंड बनाने के लिए, यानी सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाने के लिए इसमें हम प्रयोग करते हैं कंजक्शंस का। और जो आपका उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हमने पहले ही बताया था। ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब कि इसका जो भी अर्थ होगा वो कहीं ना कहीं इस क्लॉज के ऊपर आश्रित रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे 2 एग्जांपल देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए अब हमें यहाँ पे सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे यहाँ पे बताएं कि एक फाइनाइट वर्ब होता है सिंपल सेंटेंस में, और इसमें कंपाउंड सेंटेंस में आपका क्लॉज होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको आपको बता चुके हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें और एक चीज हमें पढ़ना होता है, वो होती है वर्ब। अगर वर्ब के बारे में हम बात करें तो एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि यहाँ पे देखिए अगर वर्ब की हम बात करते हैं तो जो आपकी वर्ब होती है ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो कहलाता है फाइनाइट वर्ब और एक हो जाती है नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट वर्ब होती है इसको अगर हम सीधा साधारण भाषा में ये कहें कि इसके ऊपर जो है हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का या कह सकते हैं उनके जेंडर का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जैसे ही गोज टू स्कूल। दूसरा अगर देखा जाए वी गो टू स्कूल। अब दोनों में ही अगर हम देखें तो यहां पर देखिए जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो जो मेन वर्ब थी यानी जो फाइनाइट वर्ब थी उस पर प्रभाव पड़ रहा था। दूसरा अगर देखें तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो भी इसका जो है नंबर चेंज हो गया। और इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है उसमें सीधा सा मतलब ये होता है कि जो वर्ब होती है उस पर जो है सब्जेक्ट के नंबर या जेंडर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इस पर सब्जेक्ट के नंबर या उसके जेंडर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये देखिए, या जैसे दूसरा देख लीजिए यहाँ पे अब इसमें अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब ये है। और देखिए जैसे यहाँ पर ये आपका अगर देखा जाए तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। दूसरा वाला अगर हम देखें तो ये जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसके जो है सेंटेंस के चेंज भी हो जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। या अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें, अगर हम लिख दें वी गो टू बाई पेन, तब भी जो है इसके नॉन फाइनाइट के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरी चीज अगर हम और इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इसका सीधा सा मतलब ये होता है, अगर साधारण भाषा में हम कहें, अगर हम वर्ब का प्रयोग सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर कर रहे हैं, वर्ब के स्थान पर कर रहे हैं तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अगर उसी वर्ब को हम जो है वर्ब के स्थान पर ना प्रयोग करके सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर फिर थोड़ा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो ऐसा होता है। देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लिखा जाता है मेन वर्ब, उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, फाइनाइट वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब अगर इन दोनों के स्थान पर हम जो वर्ब प्रयोग करते हैं उसको कहलाते हैं हम फाइनाइट वर्ब। एकदम साधारण भाषा में लिखिए कि अगर यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं तब भी वो फाइनाइट वर्ब है, और अगर मेन वर्ब के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तब भी वो फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर उसी वर्ब को यानी जो भी वर्ब होगी हमारी
उसको अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करें या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करें, तब फिर वो हो जाता है आपका नॉन फाइनाइट, यानी क्या हो जाएगा, वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा फिर। और सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जैसा कि हमको पता ही है कि या तो इसके स्थान पर नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा या फिर कोई एडजेक्टिव रहेगा। तो साधारण भाषा में अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि जब आप वर्ब का प्रयोग फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर छोड़कर उनको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं या फिर कह सकते हैं एडवर्ब के स्थान पर प्रयोग करें, तो वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। अन्यथा अगर उसी को हम जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका फाइनाइट वर्ब हो जाता है। अब देखिए, जैसे फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें यहाँ पे, तो इसमें भी कई प्रकार की वर्ब होती हैं। इसमें एक होती है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है हमारा इनट्रांजिटिव, एक होता है आपका लिंकिंग वर्ब और एक होता है प्राइमरी, जिसको अगर हम इसको कहें प्राइमरी में तो इसमें एक हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी प्राइमरी में इसको बोलते हैं एक्सिलरी। और एक इसमें हो जाता है हमारा मॉडल वर्ब। और एक वर्ब और होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि जब हम सेंटेंस लिखें और सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करें और उस वर्ब के साथ साथ वहां पर अगर ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो वो आपका कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आई रीड ए बुक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये रीड वर्ड है वो एक क्या है, वर्ब है। और वर्ब देखी जाए तो यहाँ पे मेन वर्ब के स्थान पर ही है और इसीलिए इसको हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। ये जो क्लियर हो गया। दूसरी चीज जैसे मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा दिए तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव, यानी आई रीड, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। अब क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ इसमें कोई डिटेल हमारी नहीं लिखी गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। दूसरी चीज अगर हम लिंकिंग वर्ब की बात करें तो जो सिंपल वे में जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जब वो सेंटेंस में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करें तब वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिंकिंग वर्ब। जैसा यहाँ पर देखिए, जैसे कह दिया जाए आई एम ए टीचर या ही इज ए बॉय। अब यहां पर देखिए एम और इज ये दोनों ही क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब है। और जब यही वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो वो आपका एक्सिलरी वर्ब, जिसमें से मॉडल वर्ब भी होती है, जिसमें हम कहते हैं कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब। तो हम बात कर रहे थे लिंकिंग वर्ब की, यानी कि जितनी भी लिंक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है जब वो सिर्फ सेंटेंस में स्टेटमेंट जो भी हो वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब कार्य करे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए आई एम अ टीचर, यानी इसमें कोई भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरे में भी देखिए ही इज अ लेडी, इसमें भी कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो सिर्फ क्या करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। तो अब आ जाइए थोड़ा सा आगे, फ्रेजल वर्ब की बात करें तो फ्रेजल वर्ब में देखिए, फ्रेजल वर्ब में सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करेंगे तो वही वर्ब फिर क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब। वैसे भी फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी दो तीन शब्दों से जुड़कर जो शब्द बने होते हैं उसे ही बोलते हैं फ्रेज। और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब की हम बात करें तो जब वर्ब के साथ साथ प्रीपोजिशन को भी जोड़ दिया जाए तो वो फिर क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि हो जाए एग्री विथ हो गया, जैसे, और जैसे हो गया
होल्ड अप, कम इन, गो आउट, जितने भी हैं यहाँ पर देखिए वर्ब है और वर्ब के साथ साथ हेल्प प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो अब देखिए वर्ब में मैंने बताया एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट, जिसमें से जब आप इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ही प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब, जिसको यहाँ पे हम लिख चुके हैं। दूसरा अब थोड़ा सा और जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ज्यादातर जो मेन रूप से जो हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, सिंथेसिस है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा नॉन फाइनाइट। तो उसके बारे में अगर हम पढ़ें देखें तो नॉन फाइनाइट जो होता है इसको बनाने के लिए तीन चीजों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा पार्टिसिपल, एक होता है जीरन और एक होता है इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल को अगर हम देखें तो इसको तीन तरीके से बनाया जाता है, जिसमें से एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा जो होता है ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और जो थर्ड है ये आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब यहां पर देखिए इसे पार्टिसिपल में तीन भाग हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए जब नॉन फाइनाइट में अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है तो इसको कैसे बनाते हैं, यहां पर देखिए बनाने का एकदम साधारण सा तरीका है। इसमें जो हमारी वर्ब की, हमें पता है कि वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और एक और भी फोर्थ फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं अक्सर आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना हो तो सिर्फ क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम जोड़ देते हैं आईएनजी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ दें और तो वो क्या बन जाएगा आपका, नॉन फाइनाइट में प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर पास्ट पार्टिसिपल में हमें नॉन फाइनाइट बनाना है तब देखिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एकदम सिंपल में वर्ब की क्या लिख दीजिए आप, सीधा सा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो बन गया आपका क्या, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी चीज अब देखिए लास्ट वाला जो है पार्टिसिपल का तीसरा वाला भाग है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखा जाता है हैविंग या फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए हैविंग तो हम हमेशा ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो बीइंग है ये हमेशा वाक्य में तभी प्रयोग होता है जब वहां पर इज, एम, आर या फिर वाज या वर होगा, तब वहां पे हम प्रयोग करते हैं बीइंग का। इसको और आगे हम थोड़ा सा अच्छे से आगे बताएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमें यही देखना है कि फाइनाइट यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का अंतर समझ लीजिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ठीक, अब नॉन फाइनाइट वर्ब में देख लीजिए एक पार्टिसिपल जिसमें से आपको बता चुके हैं, उसके बाद आता है आपका जीरन, और जीरन भी बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम जो है प्रयोग करते हैं यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जिसका हम प्रायः प्रयोग हमेशा नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव, जिसको हमेशा सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने से बन जाता है इन्फिनिटिव, और ये हमेशा जो प्रयोग होता है इसका हमेशा सिर्फ उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमने आपको वर्ब बता दिया फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब अगर कोई पूछे आपके से कि नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तब आप क्या बताएंगे, तो सिंपल वे में समझ लीजिए। जैसे अभी हमने आपको एक चीज यहाँ पे बताया था कि थोड़ा सा, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि एक होता है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, जिसमें हमने आपको बताया था इसमें क्या होता है, वन फाइनाइट वर्ब होती है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप सिंथेसिस करिए, और सिंथेसिस कैसे करोगे कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक ही सिंपल सेंटेंस बनाओ। अब हमें पता है कि हर सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी, इतना क्लियर है कि हर सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना पड़े और जोड़कर एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ जाए, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में हम जो बनाते हैं वो तीन सेंटेंस बनाते हैं, या तो आप
दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे, या फिर आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक आप बनाओगे कंपाउंड सेंटेंस, या फिर आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आप एक बनाओगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो है क्या, सिंपल सेंटेंस, जिसमें देखिए मैंने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ोगे और जोड़ेंगे तो देखिए दोनों में ही क्या होगी, एक एक फाइनाइट वर्ब होगी। लेकिन जब आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें से जो दो वर्ब होती है उसमें से एक वर्ब आप बना देते हैं हम नॉन फाइनाइट का, और इसीलिए यहाँ पे हमने नॉन फाइनाइट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अब इसके थोड़ा सा और आगे डिटेल में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है इतना खत्म करते हैं, अब इसका अगला भाग जो है दूसरे उस पे बताया जाएगा। ठीक।